हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमेल जैन। और बच्चों, ये डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग का वीडियो नंबर 3 है। अब वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग करना, और डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग करना बताया था जब असेट डेप्रीशिएशन को हम चार्ज डायरेक्टली किसके अगेंस्ट करते हैं, असेट के अगेंस्ट। वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग बताया था जब डेप्रीशिएशन को चार्ज करते हैं असेट के अगेंस्ट, ठीक है ना। वो मेथड वैसे डिटेल में आप लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके थे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब अकाउंटिंग करना, जब डेप्रीशिएशन इज चार्ज बाय मेंटेनिंग प्रोविजन, इसको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा क्योंकि काफी बच्चों को ये वाला मेथड क्लियर नहीं होता है, तो मैं स्टार्टिंग 0 लेवल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि डेप्रीशिएशन को चार्ज कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, मतलब डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग प्रोविजन, ठीक है ना। अब बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग डेप्रीशिएशन को चार्ज करते हैं बाय मेंटेनिंग प्रोविजन, जब भी हम लोग डेप्रीशिएशन को चार्ज करते हैं बाय मेंटेनिंग प्रोविजन, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको दोनों मेथड से समझाता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने मशीन परचेज की, मान लो 50,000 की, मैंने एंट्री करी मशीन टू कैश 50,000। ये मेथड नंबर 1 है अकाउंटिंग का, ये मेथड नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां भी मान लो मशीन परचेज की, हमने एंट्री करी मशीन टू कैश और वो एंट्री करी हमने 50,000 से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मशीन परचेज की एंट्री कोई सा ही मेथड हो, आप डेप्रीशिएशन को असेट के अगेंस्ट चार्ज करो या डेप्रीशिएशन को प्रोविजन मेंटेन करो, मशीन परचेज की एंट्री सेम रहेगी। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, मान लो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट 10% है, तो डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, तो जो लास्ट मेथड में देखा था, हम एंट्री करते हैं डेप्रीशिएशन टू मशीन 5,000, ऐसे करते थे। बट जब मैं मेथड नंबर 2 की बात करता हूं, जब मैं मेथड नंबर 2 की बात करता हूं, तो ऐसे एंट्री नहीं करना है हम लोगों को। बच्चों, मेरी बात फिर से सुनना। जब आप डेप्रीशिएशन को प्रोविजन मानते हो, मतलब डेप्रीशिएशन को प्रोविजन के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हो, आपको एक्सपेंस तो बुक करना है बट आपको टू मशीन नहीं करना है। मतलब आप यहां पे एंट्री करोगे डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। प्रोविजन हमेशा क्रेडिट करके क्रिएट होता है। डेप्रीशिएशन को रूटीन जैसे एक्सपेंस बुक किया वैसे बुक किया 5,000, लेकिन हम डेप्रीशिएशन को चार्ज असेट के अगेंस्ट नहीं करेंगे। हमने क्या मेंटेन कर लिया, एक प्रोविजन मेंटेन किया। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंस है, यहां भी एक्सपेंस है, राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे पीएनएल टू डेप्रीशिएशन, यहां पे भी एंट्री करेंगे पीएनएल टू डेप्रीशिएशन। तो तुम एक बेसिक कंसेप्ट समझना, अकाउंटिंग आप मेथड नंबर 1 से करो या अकाउंटिंग आप मेथड नंबर 2 से करो, अकाउंटिंग करो बाय चार्जिंग डेप्रीशिएशन अगेंस्ट असेट या बाय चार्जिंग डेप्रीशिएशन बाय मेंटेनिंग प्रोविजन, आप मेथड नंबर 1 से अकाउंटिंग करो या मेथड नंबर 2 से अकाउंटिंग करो, परचेज ऑफ मशीन की एंट्री दोनों तरफ सेम है। सिर्फ जो चेंज आता है वो डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री में चेंज आता है। राइट ऑफ करने की एंट्री भी दोबारा सेम होती है, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात लॉजिकली सोच के बताओ, हमने मशीन को डेबिट किया था 50, क्रेडिट कर दिया 5। हमने मशीन को डेबिट किया था 50,000 से, क्रेडिट कर दिया 5,000 से। सिंपल सी बात बताओ, मशीन का बुक वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर मशीन का बुक वैल्यू होगा 50,000 माइनस 5,000। आती बात समझ में? तो मशीन बुक्स में चलेगी 45,000 पे। एग्री करते हो? और अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करता हूं तो 50,000 माइनस हुआ क्या मशीन में? नहीं। तो मशीन किस पे कैरी हो रही है? अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे 50,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को आपने क्रेडिट किया है, उसको डेबिट नहीं किया है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को बच्चों तुम लोगों ने क्रेडिट किया है, दोबारा डेबिट नहीं किया है। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का क्रेडिट बैलेंस चलेगा कितने रुपए? 5,000। मतलब असेट साइड में दिखेगी मशीन, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी साइड में दिखेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 5,000। आई बात समझ में? अब अगर अगले साल ये एंट्री तो रिपीट नहीं होगी, अगले साल दोबारा ये वाली एंट्री रिपीट होगी और ये वाली एंट्री रिपीट होगी।
अब मेरे को बताओ अगर नेक्स्ट ईयर ये वाली एंट्री में वापस करूंगा तो मशीन 45 में वापस कितना कम हो जाएगा 5000, तो मशीन कितने पे आ जाएगी 40,000 पे। मेरी बात समझे, मशीन कितने पे आ जाएगी 40 पे। और अगर ये वाली एंट्री में दोबारा रिपीट करता हूं तो, और ये वाली एंट्री रिपीट करता हूं तो डेप्रीशिएशन तो क्लोज हो गया, ये तो क्लोज हो गया। लेकिन प्रोविजन में पिछले साल क्रेडिट बैलेंस था 5,000 रुपए, प्रोविजन में पिछले साल क्रेडिट बैलेंस था 5,000 रुपए। मैंने सेकंड ईयर दोबारा ये एंट्री रिपीट करी तो 5 + 5, तो प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया 10,000 रुपए। तो मशीन तो वहीं की वहीं 50,000 है सेकंड ईयर भी, बट उसके अगेंस्ट प्रोविजन कितना स्टैंड करेगा 10,000 रुपीज का। आई बात समझ में। तो ओवर द पीरियड जैसे जैसे प्रोविजन बढ़ता जाएगा तो वो प्रोविजन बच्चों ध्यान रखना क्या बनता जाएगा, इट विल बिकम अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। जैसे जैसे प्रोविजन का बैलेंस बढ़ेगा ओवर द पीरियड वो प्रोविजन क्या बनता जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बनता जाएगा। ठीक है। अब इसमें परचेज और सेल की अकाउंटिंग पे भी डिफरेंस होगा। परचेज तो ठीक है, बट आप सेल करोगे तो भी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। वो कैसे होता है एक बार अपन बेसिक नोटिंग करते हैं, फिर सेल वाली मेथड अपन लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों एक बार अभी अपन सब पहले नोटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पूरा अकाउंटिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको अगर 11th में नहीं भी समझ में आया होगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं इस वीडियो के एंड होते होते आपको 100% प्रोविजन समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझना। अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन बाय मेंटेनिंग प्रोविजन। असेट परचेज करने की एंट्री अभी मैंने बताई, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री करी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है ना, मैंने अभी बताया टू असेट नहीं करनी है अपने को। ठीक है। राइट ऑफ करने की एंट्री करी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, राइट ऑफ कर दिया डेप्रीशिएशन को। नाउ एंट्री नंबर 2 and 3 विल बी डन एवरी ईयर टिल मशीन इज सोल्ड। ये वाली और ये वाली एंट्री तब तक करेंगे जिस दिन तक मशीन बिकेगी नहीं। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज सेम एज अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। यहां पर यह ध्यान रखना है कभी कभी प्रोविजन का नाम बदल दिया जाता है और उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बोल दिया जाता है। तो प्रोविजन बोलो या अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, क्योंकि जैसे जैसे प्रोविजन में बैलेंस बढ़ता जाएगा तो उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। मतलब क्रेडिट मतलब जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो प्रोविजन का बैलेंस हमेशा ऐसे चलेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये है ना, जब भी अकाउंट बनेगा तो प्रोविजन में हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद whenever the asset is sold, अब जब भी असेट बिकेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑन सोल्ड पोर्शन विल बी कैंसल्ड। अब यहां पर पता है ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, इसका मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, आप एक बार नोटिंग कर लो। जब भी असेट बिकेगा, जितना असेट बिका उस पे जो प्रोविजन है, मेरी बात सुनना ध्यान से, whenever the asset is sold, provision for depreciation on sold portion, सिर्फ जितना हमने बेचा उसके ऊपर जो डिप्रीशिएशन है विल बी कैंसल्ड बाय डेबिट। प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए अपन ने क्रेडिट किया था ना, प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए क्या किया था क्रेडिट, तो कैंसल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन विल बी कैंसल्ड बाय डेबिटिंग एंड विल बी ट्रांसफर टू असेट अकाउंट। और वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, असेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी बात समझे आप। मतलब अपने को प्रोविजन उतना ही कैंसिल करना है जितने का असेट बिका है, और कैंसिल करने का तरीका है डेबिट करके। तो एट द टाइम ऑफ सेल कैंसिल द प्रोविजन बैलेंस ऑन असेट डेप्रीशिएशन चार्ज टिल डेट ऑन सोल्ड पोर्शन। क्या करो, प्रोविजन का बैलेंस को कैंसिल करो। कितना कैंसिल करना है, वो डेप्रीशिएशन जो चार्ज हुआ टिल डेट ऑन सोल्ड पोर्शन, मतलब जो बेचा उस पे जितना डेप्रीशिएशन उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने का अकाउंटिंग है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन टू असेट, ये कैंसिल किया मैंने। कैंसिल करने के लिए देखो मैंने उसको डेबिट किया, मैंने क्रिएट किया क्रेडिट करके, और कैंसिल करने के लिए मैंने उसको डेबिट किया। और जब बेचा तब एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, लॉस टू असेट टू पीएनएल प्रॉफिट। आई बात समझ में। मेरी बात फिर से समझना, जो असेट बिकेगा सिर्फ उसका ही डेप्रीशिएशन कैंसिल करना है अपने को। ठीक है ना। प्रोविजन को क्रिएट करने का तरीका क्रेडिट है, कैंसिल करने का तरीका डेबिट होगा। ठीक है। एग्जांपल समझाता हूं, फिर क्वेश्चंस लेता हूं, तो पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ अब बच्चों देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने एक नॉर्मल स्क्वायर बनाया है। ठीक है ना। ऐसा मानो ये एक बेसिक असेट है,
और इसके दो पार्ट है एसेट के, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। इसको मैंने परचेज किया था 1 जनवरी 2019 को। पार्ट नंबर 1 का कॉस्ट 3 लाख रुपए था और पार्ट नंबर 2 का कॉस्ट 7 लाख रुपीज है। ये एक असेट का ब्लॉक है जिसको मैंने परचेज किया था 1 जनवरी 2019 को। पार्ट नंबर 1 का कॉस्ट 3 लाख रुपए और पार्ट नंबर 2 का कॉस्ट 7 लाख रुपीज है। जो पूरा ब्लॉक है उसका कॉस्ट 10 लाख रुपए है, ठीक है ना। और मेरे को डेप्रीशिएशन चार्ज करना है बाय मेंटेनिंग प्रोविजन। अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे, एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो डेप्रीशिएशन का रेट 10% था, तो मैंने पहले साल जो डेप्रीशिएशन लगाया वो पार्ट नंबर 1 का लगा 30,000 का और पार्ट नंबर 2 का लगा 70,000 का। तो इसका डेप्रीशिएशन हुआ टोटल 1 लाख रुपीज का, ठीक है ना। मतलब ये मैंने एक प्रोविजन का बकेट बनाया और इसमें बैलेंस पड़ा है 1 लाख रुपए का। ये प्रोविजन का बकेट है जिसके अंदर 1 लाख रुपए का मैंने बैलेंस डाल दिया। अब लॉजिकली मेरे को बताओ, इसका बैलेंस मैंने भी बताया कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो फर्स्ट ईयर जब एंड होगा और मान लो इस साल अगर बैलेंस शीट बने तो यहां पे तुमको असेट दिखेगा 10 लाख रुपए का और यहां दिखेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और वो दिखेगा 1 लाख रुपए का। ये दिखेगा आपको 31 दिसंबर 19 को। एग्री करते हो? अभी मैं कुछ भी अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैंने 3 लाख 7 लाख का असेट खरीदा, 10 लाख का असेट हुआ, उसके अगेंस्ट मैंने प्रोविजन बनाया। तो 3 लाख पे 10% 30,000, 7 लाख पे 10% 70,000। प्रोविजन का बकेट बनाया जिसमें 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा है। 31 दिसंबर को असेट के अंदर 10 लाख रुपए, प्रोविजन के अंदर 1 लाख रुपए। अच्छा, अगर लेजर बनेगा तो लेजर किस तरह बनेगा, असेट का इस तरह बनेगा ना, टू बैंक कितने रुपए, 10 लाख रुपए और बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10 लाख रुपए। प्रोविजन का बनेगा इस तरह, बाय डेप्रीशिएशन ऐसे ही पोस्टिंग होगी 1 लाख रुपए और टू बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपए। ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का अकाउंट बना और ये मशीन का अकाउंट बन गया, ठीक है ना। ये वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। लॉजिक सिंपल समझ आता है। ये बेसिक अकाउंटिंग में पहले साल। अब नेक्स्ट ईयर हुआ क्या, नेक्स्ट ईयर मैंने यही सिस्टम लगाया, नेक्स्ट ईयर मैंने प्रोविजन मेंटेन किया। तो अब मेरे को बताओ अगले साल क्या होगा। अगले साल ये तो एज इट इज कांस्टेंट रहना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रोविजन मेंटेन कर रहा हूं। ये जो बैलेंस था, ये जो ब्लॉक था, ये अगले साल कुछ इस तरह से हो गया बच्चों। इधर इसमें 30,000 रुपए और बढ़ गए और इधर 70 और बढ़ गए। इसमें 30 का और एडिशन हो गया और इसमें 70 का और एडिशन हो गया। तो इसमें टोटल जो एडिशन हो गया वो इस वाले एसेट का 60 हो गया और इधर एसेट का हो गया 140। तो अब सेकेंड ईयर की मेरी बैलेंस शीट कुछ इस तरह बनेगी। मशीन तो एज इट इज चलेगी मेरी 2 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए, बट जो प्रोविजन है उसका जो बैलेंस है वो हो जाएगा 2 लाख रुपए का। आई बात समझ में? मशीन तो बच्चों एज इट इज चलेगी 10 लाख रुपए, बट जो प्रोविजन है उसका बैलेंस हो जाएगा 2 लाख रुपए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर नॉर्मल मेथड होता, सोचो प्रोविजन नहीं होता, तो हम हर साल इसी के अगेंस्ट चार्ज कर रहे होते, डेप्रीशिएशन टू एसेट 1 लाख, अगले साल फिर डेप्रीशिएशन टू एसेट 1 लाख, तो मशीन 8 लाख पे आ जाती। तो आप एक बेसिक लॉजिक समझो, भले ही मैं प्रोविजन के थ्रू करूं या नॉर्मल करूं, मशीन अल्टीमेट चलेगी वही 8 लाख पे। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर मशीन को बेचेंगे तो क्या प्रोविजन के अंदर कॉस्ट से कंपैरिजन होगा? नहीं, कोई भी मेथड हो दुनिया का, अगर मशीन को बेचेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन बुक वैल्यू का ही होगा, सेल वैल्यू से। आप एक सिंपल लॉजिक समझो, आपके पास कोई बंदा आया मशीन बेचने के लिए आज से 2 साल बाद और वो बोलता है मैं तो अकाउंटिंग करता हूं प्रोविजन के हिसाब से। वो आपको ये कहता है मैं तो अकाउंटिंग करता हूं प्रोविजन के हिसाब से, इसलिए मेरे हिसाब से आज मशीन की 2 साल बाद वर्थ 10 लाख है। तो आप ये बोलोगे ना, भैया तो अकाउंटिंग कैसे भी करे उससे मेरे को मतलब क्या है, मैं तो आज की बुक वैल्यू से कंपेयर करूंगा। तो जब भी अपने को असेट की सेल पे प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो कंपैरिजन हमेशा बुक वैल्यू से करना है। तो ये माइंड में अच्छे सेट करना, कोई सा ही मेथड हो। अब मेरे को आप एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के 2 साल के बाद अगर मैं ये वाले पोर्शन को बेच दूं, 2 साल के बाद मैं सोचूं मेरे को ये वाले पोर्शन को बेचना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले समझना अच्छे से। मैं 2 साल के बाद ये सोचता हूं
कि मैं क्या करता हूं, ये वाले पोर्शन को मैं सेल आउट कर दूं, इस वाले पोर्शन को मैं बेच दूं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 2 साल बाद ये सोचता हूं कि मैं ये वाले पोर्शन को बेच दूं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा सर अगर इसको बेचेंगे तो ये वाला असेट यहां से तो निकल जाएगा, अगर इसको मैं बेच देता हूं तो बताओ अगले साल बैलेंस शीट में 10 लाख दिखेगा क्या मशीन? अगर मैं इस वाले पोर्शन को बेच देता हूं तो अगले साल क्या मेरे को 10 लाख दिखेगा क्या? नहीं। आप क्या बोलोगे सर अगले साल मशीन दिखेगा कितना? सिर्फ 7 लाख रुपए। तो जब अगले साल मशीन मेरे को 7 लाख रुपए दिखेगा तो आप मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन है क्या वो कैंसिल नहीं होना चाहिए? अगर मैं ये वाला असेट को बेच रहा हूं तो जब इसका डेबिट साइड मैंने खाली कर दिया तो मैं क्रेडिट साइड खाली नहीं करूंगा क्या उसका? अगर आपने इस वाले पोर्शन को बेचा तो इसके अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन है उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। मेरी बात समझे आप? अब मेरे को एक बात बताओ, वो बैलेंस कहां पड़ा था? प्रोविजन के अंदर कौन सी साइड पड़ा था? लायबिलिटी साइड क्रेडिट करके। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खत्म करने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और अब क्या करूंगा? सिर्फ उतना ही खत्म करूंगा जितने का असेट बिका, तो उसको मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? असेट अकाउंट में। मैं क्या करता हूं, ये जो 60,000 का प्रोविजन, 30 का तो पहले साल था, जितना बिका से उसको कैंसिल कर रहा हूं, और 30 का अगले साल था, 30 का इधर था। तो इसको मैं कैंसिल करने के लिए क्या करता हूं, मैं एंट्री करता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन टू असेट, और ये एंट्री करता हूं मैं 60,000 रुपीज से। ये एंट्री करता हूं मैं 60,000 रुपीज से। मेरी बात समझ में आई? अब अगर ये एंट्री मैं 60,000 से करता हूं तो लॉजिकली बताओ पोस्टिंग कैसे होगी? मेरा जो अकाउंट चल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, उसमें थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस कितना पड़ा होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले साल आया होगा, ये फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर क्या होगा? बाय डेप्रीशिएशन फिर से 1 लाख रुपए लगा होगा, तो बैलेंस कितना चलेगा? 2 लाख रुपए का। तो जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो बैलेंस कितना चल रहा है? 2 लाख रुपए। और इधर जो मशीन अकाउंट है वो तो एज इट इज चल रहा है। मशीन अकाउंट में तो वही चल रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 10 लाख रुपए का थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में। गेटिंग माय पॉइंट? मशीन अकाउंट में तो बैलेंस उतना ही चल रहा है थर्ड ईयर स्टार्टिंग में, 10 लाख रुपए। अब मैंने जिस एसेट को बेचा, मैंने उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल किया, तो मैंने क्या किया, 60,000 का कैंसिल किया, तो जो प्रोविजन का बकेट था वो यहां जाकर के 2 लाख रुपए हो चुका है। अब जितना एसेट बिका मैंने उसको हटा दिया, तो मैंने 60,000 को यहां से रिमूव कर दिया। तो रिमूव अकाउंटिंग में भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे पोस्टिंग करी टू असेट, और वो करा मैंने 60,000 से। मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कैंसिल, जितना बेचा उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल किया, तो मैंने एंट्री करी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट। तो इसकी पोस्टिंग मेरे को यहां भी करनी पड़ेगी। तो मैंने जब यहां पोस्टिंग करी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मेरे को एक बात बताओ, इस असेट के दो पोर्शन है, 3 लाख का और 7 लाख का। आपने जैसे ही ये 3 लाख के अगेंस्ट 60,000 की पोस्टिंग करी, जैसे ही आपने 3 लाख के अगेंस्ट 60,000 की पोस्टिंग करी, तो आपका प्रोविजन, जो असेट आपका ओरिजिनल 3 लाख का था ये वाला, वो बुक वैल्यू पे आ चुका है 240 पे। मेरी बात समझे आप? जैसे ही आपने प्रोविजन उसका कैंसिल किया तो ये बुक वैल्यू पे आ गया, क्यों? बुक वैल्यू का मतलब ही कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और मान लो आपने इसको बेचा 2 लाख पे, तो आप पोस्टिंग कैसे करोगे? बाय बैंक, अब कितने रुपए डालूंगा? 2 लाख। और बाय पीएनएल, अब लॉस कितना बुक करूं मैं? 40,000 का। तो वापस देखो 3 लाख का मैंने पूरा क्रेडिट दे दिया, इधर 3 लाख का डेबिट था। और अब मेरे को एक बात बताओ, अब रिमेनिंग जो प्रोविजन है 140, वो इसी का है। आप देखो 70,000 पहले साल था, अगले साल 70, इस बकेट में 60 निकल गया, 140 रिमेनिंग का ही बचा। अब अगर मान लो मैंने कोई नया एसेट खरीदा, अगर मान लो इस दरमियान इस साल मैंने कोई नया एसेट और परचेस कर लिया, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा अगर नया एसेट खरीदा, और नहीं खरीदा तो पुराने वाले पे लगेगा 70 और। तो ये जो बैलेंस अब इस साल आएगा
वो कितना आ जाएगा, सिंपल 70,000 3 साल का 2,10,000 रुपए, नहीं कैलकुलेट करोगे तब भी सेम ही आना है। तो टोटल ये आया 270, इधर भी आया 270। अब थर्ड ईयर के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो किस तरह बनेगी, इधर आपका चलेगा असेट, और वो असेट चलेगा कितने का, 7 लाख का, और इसके अगेंस्ट यहां चलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और वो चलेगा 2,10,000 का। मतलब इसमें जो अब प्रोविजन है, जो यहां प्रोविजन है वो सिर्फ इस वाले असेट का प्रोविजन है, और जो असेट बिक गया उसका प्रोविजन मैंने कैंसिल कर दिया, और कोई डिफरेंस नहीं है इसकी अकाउंटिंग में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिस दिन हम असेट को बेच रहे हैं सिंपल उसका कैलकुलेशन कर लो, टिल डेट कितना डेप्रीशिएशन चार्ज है और उतना प्रोविजन कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री कर दो, इस प्रोविजन को यहां ट्रांसफर करो, वापस फिर नॉर्मल अकाउंटिंग होगी। सिंपल इतना सा ध्यान रखना है, जिस असेट को बेचा उसका प्रोविजन बच्चों अपने को कैंसिल करना है। अगर आपको यह पॉइंट अच्छे समझ में आ गया तो कहीं कभी दिक्कत नहीं आएगी तुमको। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पूरा तो बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उस पर एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप सब लोग वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना, ठीक है ना। अ मशीन वॉज परचेज ऑन 1/1/2003, एक मशीन परचेज की 1 जनवरी 2003 को फॉर ₹80,000, ठीक है। ऑन 1/7/2004 मतलब 1 साल 6 महीने बाद एडिशन वॉज मेड ऑफ 40,000। ऑन 31st March 5 मशीन परचेज ऑन 1st July 4 कॉस्टिंग 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 11, एंड ऑन 30th June मशीन परचेज ऑन 1103 कॉस्टिंग 32 वॉज सोल्ड फॉर 11। On 1/10/2005 addition were made of 20,000. Show machine account provision for depreciation account by SLM method. Charging depreciation at 10% per annum. Accounting year is calendar year. अपने को कैलेंडर ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना। तो मशीन परचेज की थी 1103 को, पहले 80,000 की, फिर एडिशन किया। अपने को दो अकाउंट बनाने, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, 100% क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट एक बार, ठीक है ना। बिल्कुल सिस्टमैटिक वर्किंग नोट, ईच एंड एवरीथिंग समझा देता हूं मैं, फटाफट नोटिंग कर लो इसको, ठीक है ना। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन बच्चों, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं दो अकाउंट बना लेता हूं, एक तो मशीन अकाउंट बना लेता हूं और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है ना। आई एम प्रिपेयरिंग वंस मशीन अकाउंट, मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने आपको करके बता दूंगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं दो अकाउंट बना रहा हूं, एक तो मैं बना रहा हूं मशीन अकाउंट, तो एक तो मैं बना रहा हूं मशीन अकाउंट, तो फर्स्ट तो आई एम प्रिपेयरिंग मशीन अकाउंट, एंड सेकेंड आई विल बी प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो सेकेंड अकाउंट जो मैं बना रहा हूं दैट आई एम प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट मैंने बना लिए, ठीक है ना। अब मैंने मशीन परचेज किया 1/1/2003 को, तो मैंने मशीन परचेज किया 1103, मैं लिखा टू बैंक और मैं लिखा M1 80,000, तो टू बैंक मैंने लिखा मशीन 1 80,000 रुपीज। ये तो आती है बात समझ में। उसके बाद ध्यान देना बच्चों आगे, है ना। अब मैंने क्या किया, 1704 को, अकाउंटिंग ईयर मेरा कैलेंडर ईयर है, मतलब मेरा जनवरी से दिसंबर चलता है अकाउंटिंग ईयर, तो ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर को, तो ईयर एंड मतलब इस साल तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल डेप्रीशिएशन लगेगा 10% पे, क्या अमाउंट पे, 80,000 पे। प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, तो इधर मैंने ईयर एंड पे 31/12/2003 लिखा बाय डेप्रीशिएशन, और ये लिख दिया मैंने 8,000 रुपीज का। गेटिंग माई पॉइंट। तो डेप्रीशिएशन 8,000 हुआ, 80,000 पे 10%, वापस ईयर एंड हुआ 31/12/03, तो यहां पे लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन 8,000, और ये मेरा ईयर क्लोज हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहां पे कर दिया 31/12/03 बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 रुपीज, तो ये यहां पे मेरा टोटल आ गया 80,000। मैं अज्यूम करता हूं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, किसी को भी। नॉर्मल मैंने मशीन अकाउंट बनाया, प्रोविजन अकाउंट बनाया, उस पर डेप्रीशिएशन लगा दिया। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट ईयर, तो 1104 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लूं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
80,000 और यहां पर इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1104 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे पढ़ते हैं। 1704 को हमने एडिशन किया वापस 40,000 का, तो 1704, तो 1704 को वापस एडिशन किया तो टू बैंक, और अब मशीन 2, और अब एडिशन हुआ 40,000 का, तो टू बैंक मशीन 2 कर दिया मैंने 40,000। समझ में आया। अब इस साल और कोई एक्टिविटी हुई क्या? ऑन 31 मार्च 05, तो 31 मार्च 05 को हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तो दोबारा डेप्रीशिएशन लगा दूं मैं, तो ईयर एंड होगा 31/12/04। नाउ बाय डेप्रीशिएशन, एक तो M1 और एक M2। अब मशीन 1 पे कितना डेप्रीशिएशन होगा? सेम 8,000, स्ट्रेट लाइन है। 40,000 का 10%, बट 6 मंथ्स का ही लगेगा, तो 2,000 रुपीज, तो आता है 10,000। गेटिंग माई पॉइंट। 40,000 पे 10% 4,000, 6 महीनों को आ गया 2,000 रुपये। तो ईयर एंड हुआ 31/12/04, यहां लिखा टू बैलेंस कैरीड डाउन, इसका टोटल लगाया 18,000, इधर भी टोटल आ गया बच्चों 18,000, और यहां पे आ गया अगेन 18,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट। ये ईयर एंड हुआ 31/12/04, मैंने यहां पे लिख दिया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। एक तो मशीन 1, एक मशीन 2। मशीन 1 का 80,000, मशीन 2 का 40,000, टोटल आ गया 120। ये मशीन बैलेंस क्लोज कर दिया मैंने 120। बोलो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? नॉर्मल। अब हमने क्या किया बच्चों, 1705 को 31,305 को, वो मशीन जो 1704 को खरीदी उसमें से भी 12,000 की कॉस्ट वाला बेचा 11,000 पे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से समझना मेरी बात, पूरा पॉइंट ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है 31,305 को आपने वो मशीन जो 1704 को खरीदा था। अब देखो 1704 को कितना मशीन खरीदा था हमने, तो हमने 1704 को जो बच्चों मशीन परचेज किया था वो था 40,000 का। इस 40,000 में 12,000 की कॉस्ट का असेट, इस 40,000 में 12,000 रुपए की कॉस्ट का असेट सेल आउट कर दिया 11,000 रुपए पे। मेरी बात समझे आप? इस 40,000 की कॉस्ट में 12,000 का कॉस्ट का मतलब पूरा 40 का नहीं बेचा, सिर्फ इसमें 12,000 वाला जो असेट था उसको बेचा हमने 11,000 पे। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूं इसका मतलब 40 के दो पार्ट हो गए। एक तो 12,000 का असेट अलग कर दिया, एक 28,000 का असेट अलग हो गया। 40,000 के दो पार्ट हो गए, एक तो 12,000 वाला अलग कर दिया, एक 28,000 वाला अलग कर दिया। इस 12,000 पे 10% 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा होगा 600 रुपए का, और इस पे 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा होगा 1,400 का। टोटल मिलाकर डेप्रीशिएशन हुआ था 2,000 रुपए का। टोटल मिलाकर के डेप्रीशिएशन हुआ था 2,000 रुपए का। तो मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, ये जो 12,000 वाला असेट था जिसके ऊपर टिल डेट अभी तक सिर्फ 600 रुपए का डेप्रीशिएशन चार्ज था, ये जो 12,000 वाला असेट था जिसके ऊपर 600 का डेप्रीशिएशन चार्ज था, उसको बेचा 31 मार्च 05 को ना, तो मतलब इसके ऊपर 2005 वाले साल में 3 महीने का डेप्रीशिएशन और लगेगा। कौन से वाले एसेट पे? ये वाले एसेट पे, और इसका प्रोविजन कैंसिल करना है। तो मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन कितना होगा? 12,000 का 10%, 3 मंथ्स के लिए कितना होगा? 1,200, मतलब 300 रुपए का डेप्रीशिएशन और लगेगा। तो बच्चों 300 का डेप्रीशिएशन होगा, मतलब इसके ऊपर 2004 में डेप्रीशिएशन लगा था 600 और 2005 में डेप्रीशिएशन लगा था 300, तो टोटल डेप्रीशिएशन 900 रुपए का था, जिसको कैंसिल करना है मेरे को। मेरी बात समझ आई? लेकिन अभी तक मैं लगाया सिर्फ 600, तो पहले 300 का लगाऊं फिर 900 कैंसिल करूं। अब उस एसेट का बुक वैल्यू कितना होगा? तो 12,000 माइनस 900, मतलब बुक वैल्यू 11,100, और बेचा कितने पे? 11,000 पे बेचा। 11,100 का बुक वैल्यू होगा और बेचा कितने पे? 11,000 पे। इसका मतलब बताओ लॉस कितने का? 100 रुपए का लॉस हुआ सेट को बेचने पे। इसकी मैं पूरी नोटिंग करा दूंगा, पहले सिर्फ समझ लो। तो मैं क्या करता हूं, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात।
मैं क्या करता हूं, पहले डेप्रीशिएशन चार्ज कर देता हूं। डेप्रीशिएशन चार्ज करता हूं सिर्फ सेल वाले एसेट पे। तो मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया 1105 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 18,000 रुपए का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया मैंने। और अब मैंने बच्चों वापस 31,305 को पहले डेप्रीशिएशन चार्ज किया, तो बाय डेप्रीशिएशन, और वो मशीन 2 पे बोल दूं या मशीन 2 भी छोड़ दो क्योंकि इसका कुछ पोर्शन ही बिका है। तो मशीन 2 पे 300 का डिप्रीशिएशन था जो बेचा उसका पोर्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 31,305 को डिप्रीशिएशन कैंसिल करके असेट में डाल देता हूं, 2 असेट 900। अब मैं अगर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं इधर, तो मैं यहां लिखता हूं 1105 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 120, जिसमें मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 का 80,000 और मशीन 2 का 40,000। मैंने 120 कैरी फॉरवर्ड कर दिया बैलेंस। अब मेरे को बताओ कैंसिल हुआ 900 का, तो 31,305 को मैंने पोस्टिंग करी बाय एसेट 900 रुपए, फिर 31,305 को बाय बैंक मैंने बेचा 11,000 रुपए पे, और 31,305 को बाय P&L मैं लॉस बुक किया 100 रुपीज का। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। मैंने डेप्रीशिएशन कैंसिल किया और वापस मैंने उसकी अकाउंटिंग कर दी। देखो 12,000 का कॉस्ट था, 12,000 का पूरा क्रेडिट दे दिया मैंने यहां पे। आई बात समझ में? अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है हमने क्या किया, फिर मशीन परचेज एंड ऑन 30th June 2005 मशीन परचेज ऑन 1103 कॉस्टिंग 32 वॉज सोल्ड फॉर 11 और 11005 को वापस एडिशन किया 20,000 का। तो अब मैंने क्या किया, 30th June 2005 को वो मशीन जो परचेज की थी 1103 को 32,000 की कॉस्ट की, उसको बेचा 11,000 पे। ठीक है, तो पहले आप यहां तक नोटिंग कर लो एक बार फटाफट, ठीक है ना। मैं वर्किंग नोट फिर लिखवा देता हूं, यहां तक नोटिंग कर लो फटाफट एक बार। ठीक है, अब आगे की अकाउंटिंग करते हैं हम लोग। तो पहले आप लोग कुछ लाइंस छोड़ के वर्किंग नोट भी लिख लेना, पहले राइट डाउन वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो मैं वर्किंग नोट भी साथ साथ लिखा देता हूं आपको। तो बच्चों वर्किंग नोट इस तरह बना लेना। पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑन 31,305। जो मशीन कॉस्ट थी 1704 को 12,000, डेप्रीशिएशन 2004 6 महीने का लगा 600 रुपये, और 2005 में 3 महीने का लगा 300 रुपये, 900 डेप्रीशिएशन हुआ। तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल 11,100 और बेचा 11,000 रुपये, तो 100 रुपये का लॉस आता है इस पे। तो ये तो बेसिक क्लियर होगा आप लोगों को, फटाफट इसकी नोटिंग कर लो। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हुआ अपना, ठीक है ना। अब वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑन 30th June 2005। अब 30 जून 2005 को जो असेट बेचा, तो देखो मैंने वर्किंग कर रखी है, ध्यान समझना। कॉस्ट ऑफ मशीन 1/1/2003 को 32,000 की कॉस्ट थी, डेप्रीशिएशन 2003 का लगा होगा। अब मेरे को सिर्फ सेल आउट पोर्शन का डेप्रीशिएशन निकालना है। 3200 10% की रेट है, स्ट्रेट लाइन अगेन 2004 का, और बेचा 30th जून को, तो इस साल 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, आधा 1600। तो टोटल अगर करता हूं तो डेप्रीशिएशन आता है 8,000। तो ये टोटल डेप्रीशिएशन आया, ठीक है ना, टिल 30th June 2005। तो मतलब बुक वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 32,000 माइनस 8,000 24,000, जिसको बेचा हमने 11,000 पे, तो 13,000 का मेरा लॉस है। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग भी हम लोग कर लेते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है तो ध्यान से समझना। मैं इस अकाउंट को यहां पे स्पेस खत्म है इसलिए आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। तो मैं मशीन और प्रोविजन दोनों को, मैं प्रोविजन की अकाउंटिंग तो यहीं पे कर लेता हूं। तो सबसे पहले अगेन 30th June 2005 को बाय डेप्रीशिएशन में कितना डेप्रीशिएशन और चार्ज करना है बच्चों, ये वाला डेप्रीशिएशन और चार्ज करना है मेरे को 1600 का इस साल का। तो मैंने पहले 1600 डेप्रीशिएशन और लगा दिया, और जो असेट बेचा उसका डेप्रीशिएशन 30th June 2005 को कैंसिल कर दूं, तो 2 असेट 8,000 का कैंसिल कर दूं मैं। प्रोविजन के अंदर मैंने डेप्रीशिएशन लगाया 1600 रुपये और इस साल, और 8 कैंसिल किया, ऑलरेडी 6400 इसके अंदर होगा। तो अब मशीन की अकाउंटिंग कैसे चलेगी, तो जो आपका मशीन है वो किस तरह शो करेगा, मैं इसके आगे कैरी ऑन कर रहा हूं इस अकाउंट को।
मशीन अकाउंट कैसे शो करेगा? तो 30 जून 05 को टू असेट, 30 जून 05 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और वो कितना चलेगा बच्चों, कितना कैंसिल करना पड़ेगा प्रोविजन? तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 8000 का कैंसिल हो जाएगा। इसको भी करेक्ट करके प्रोविजन कर देना है ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, एसेट नहीं है। तो 8000 कैंसिल हुआ। अब हमने बेचा तो 30 जून 2005 को बाय बैंक बेचा 11000 पे, ये मशीन अकाउंट के अंदर होगी अकाउंटिंग पूरी। और 30 जून 05 को अगेन बाय P&L, तो आपका लॉस कितने का था असेट पे? तो चेक कर लो कितने का लॉस है आपका, 13000 का लॉस है। तो देखो वापस 32 का क्रेडिट मिल गया पूरा। और मैंने दोबारा अब परचेज कब किया? तो मैं दोबारा परचेज किया था, एडिशन किया 20,000 का 110.05 को। अब 110.05 को मशीन अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू बैंक वापस एडिशन कितने का किया है बच्चों? 20,000 का एडिशन किया है। अब डेप्रीशिएशन कितना लगेगा वो ध्यान से समझना। देखो ये जो स्टार्टिंग असेट था 80, इसमें से 32,000 का तो चला गया, कॉस्ट टू कॉस्ट कैंसिल हो गया। फिर ये जो स्टार्टिंग असेट था 40, इसमें से 12,000 चला गया, तो ये 28 बचा। इस 28 पे 10% 2800, इधर 80 माइनस 32,000 तो इट इज 48,000, तो 48,000 पे 10% 4800, और ये जो परचेज किया 20,000 इस पे 10% 3 मंथ्स का, तो 2000 दैट इज 6000, तो ये 3 मंथ्स का आता है 500 रुपीज, तो इट इज 4800 प्लस 500 प्लस 2800 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8100 रुपीज। वापस चेक कर लेना, 4 प्लस 2 6 एंड 8100 का। तो इस साल 8100 डिप्रीशिएशन और लग जाएगा। 80 में से 32 गया 48 बचा, 40 में से 12 गया 28 बचा, और इसके ऊपर पूरे साल का, इसके ऊपर पूरे साल का रिमेनिंग पे। तो बाय प्रोविजन, तो मैं वापस क्या करता हूं, प्रोविजन वाले जो अकाउंट है 31/12/05 बाय डेप्रीशिएशन 8100 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर आप 31/12/05 को बैलेंस कैरी डाउन कर लो, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसी तरह आप लोग अब यहां भी बैलेंस कर देना 31/12/05 को। अब यहाँ जो बैलेंस बचेगा ना वो इन तीनों का टोटली बचेगा, ये 20 एज इट इज बचेगा, 48 और 28 इन तीनों को ऐड करके भी लिख सकते हो आप। 48 वाला असेट बचा, 28 बचा और 20, तो दैट इज 96,000 का, और टोटल लगा लो इसको। आया समझ में पूरा? एक बार पूरा नोट डाउन कर लेना अच्छे से, है ना। मैं फिर समझा रहा हूँ, असेट परचेज किया, क्लोज किया, डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर चार्ज किया, सेकंड ईयर डेप्रीशिएशन चार्ज किया, जो सेल आउट हो गया उसका मैं डेप्रीशिएशन कैंसिल करा, ठीक है ना। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है।